आशीष, आई थिंक बीडी टीम आ गई है, तो तुम बीडी टीम तो आ गई है, रेस्ट पीपल कैन ज्वाइन एज पर देयर विश, यू कैन स्टार्ट एटलीस्ट। Yeah, I'll start, sir. Take it. Something 9:20. Take it. Okay. So, hi, good morning, everyone. So, basically, I'll be covering concepts of LRD and construction finance in real estate. So, this will be more from a BD perspective, and objective is to assess any project whenever you go for a BD meeting, how to assess the client, how to assess the project, and whether the case is doable, not doable, or what kind of inputs you need to take from any client. So we'll cover this in brief. So first I'll start with the LRD. Yeah, so basically LRD loan होता क्या है? So LRD stands for lease rental discounting. जो जनरली हम इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं हमेशा LRD, बट उसका फुल फॉर्म है लीज रेंटल डिस्काउंटिंग. सो जनरली इसमें क्या होता है, जो भी फ्यूचर जो भी रेंटल इनकम आता है आपके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, सो बैंक उसको वो रेंटल को असेसमेंट करके दे गिव LRD लोन. सो मेजर इसमें जो दो पार्टीज होते हैं, देयर इज अ लेसर एंड देयर इज अ लेसी इन एनी कमर्शियल बिल्डिंग. सो जो लेसर होता है ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड जो टेनेंट है ही इज द लेसी जो रेंट पे लिया रहता है प्रॉपर्टी. सो इसमें जो प्राइमरी जो क्राइटेरिया है इसमें फॉर एनी बिल्डिंग जो बैंक एसेस करता है LRD के लिए, सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट शुड बी रिसीव्ड एंड उसका रेंटल इनकम मस्ट हैव कमेंस्ड. तो बेसिकली कोई भी जैसे प्रॉपर्टी है जिसका रेंटल इनकम कमेंस नहीं हुआ, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वी कैन नॉट टेक LRD लोन अगेंस्ट दोस प्रॉपर्टीज. नाउ कमिंग टू द एसेट टाइप, इसमें बेसिकली एनी बिल्डिंग जो कमर्शियल बिल्डिंग है या जैसे रिटेल मॉल है उसका प्रॉपर्टी या वेयरहाउस फैसिलिटी है, वी कैन अवेल LRD अगेंस्ट दीज प्रॉपर्टीज. बट द बेसिक जो अंडरलाइन जो डॉक्यूमेंट होता है कोई भी LRD लोन में, देयर इज अ लीज एग्रीमेंट. सो जिसमें ऑल द रेंटल टर्म्स आर क्लियरली डिफाइंड. जैसे इसके अंदर हो गया आपका कितना रेंट पर स्क्वायर फीट है, कितना एरिया लीज है, क्या टेनर है उसका, और उसमें क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट है, एंड व्हाट इज द लॉक इन पीरियड. सो ऑल दीज आर क्लियरली डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द LRD लोन इज असेस्ड. एंड इसमें बेसिकली इट कैन बी गिवन टू एनी, इट कैन बी अ पार्टनरशिप फर्म, इट कैन बी अ लिमिटेड लायबिलिटी, it can be a limited company like public limited or a private limited. So basically ultimate the objective is the company should be owner of the property. And so the basic advantage कोई भी LRD लोन का, it's a self liquidating loan. So जैसे इसमें क्या होता है, जो भी रेंटल इनकम आता है उसी से आपका रीपेमेंट होता रहता है, बहुत इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल का रीपेमेंट होता है. So generally this is most preferred if you see like in any form of loan, LRD is most preferred because इसमें object इसमें क्या lower rate of interest पे होता है ये loan, and these are generally for longer duration loans. जैसे इसमें you can take a loan for 10 year, 12 year, 15 years. So this is the most preferred loan for any borrower. ठीक है, if anyone has any queries just let me know any type of. See sir, hello. Yeah. I have a query. In fact, just need to know this normal warehousing finance or this warehousing finance is the same or is it different? No, warehousing में जैसे basically जो भी warehouses, suppose you own, आप एक warehousing facility बना के आप lease पे दे रखे हैं उसको. Okay, and if the promoter or the company use for themselves, तो वो different हो जाएगा या? नहीं. So basically it should, see as I mentioned clearly, it should be in the rental income. आपको rent आना चाहिए उससे. Okay. So basically the income, rent income क्या होता है? There is a certainty to it. Basically आपको एक agreement होता है जिसमें आपको tenant बोलता है कि अगले 5 years में या अगले 10 years में आपको ये rent दूंगा. तो उसके अगेंस्ट में it is not like कि आप आपके पर्पस से यूज कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, तो obviously there is no underlying income to that उसमें. Understand. So basically आपका warehouse है तो there is a different loan to that, it's that will be, so that will not fall in the category of LRD loan. So basically it's a asset type, so warehouse is a type of asset. जैसे आपका commercial building होता है जहाँ पे offices को rent पे दिया हुआ है, और जैसे आप जो मॉल बना के आप रेंट पे दे रखे हैं, so it's a similarly warehouse भी है जो warehouses बना के रेंट पे देते हैं. तो जैसे Amazon हो गया या इनको Flipkart हो गया, इनको जब आप रेंट पे देते हो,
So generally this type of borrowers, lessees, they take warehouses on rent. So this loan depends on the size of property or the rental income received by the promoter, or how it is? See, it's a function of, see, ultimately it is rental income, you know. Now rental income is a function of various things: size of the property, rent per square feet. Achha. So basic underlying is my rental income. In any LRD loan, your underlying is your rental income backed by a agreement. Okay. So जैसे कोई भी जैसे road projects में securitization होता है जैसे HAM Right. projects. Yeah, so Right. it's a similar kind of thing. Basically, it's a certain income. So that this agreement should be of longer period by the with the lessee, which we call the renter. तभी वो होगा ना. In fact, it's a, if the agreement is with the tenant is for the shorter period, तो वो count it नहीं करते. See, it depends, you know, there are various factors उसमें कि कौन tenant है and what is, you know, उसमें क्या renewal clause है. So it depends on बहुत सारे statement का stand. We'll come to that, you know, next slide. So I'll come to that. Yes. Done. Sure. So basic objective was to introduce LRD, you know, exactly what LRD and who is eligible for LRD. Done, sir. Right, okay. Yeah, now coming to the second slide, you know, what to understand about property. So basically आप जब भी कोई भी tenant ये एक client से मिलने जाते हैं, तो उसे property के बारे में क्या समझना चाहिए आपको? उसमें जैसे तो हो गया टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे अपन अभी डिस्कस किए थे कि वो कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए एलआरडी चाह रहा है, या मॉल के लिए दे नीड एलआरडी फॉर मॉल, और दे नीड एलआरडी फॉर अ वेयर हाउस. ठीक है, तो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू नो नॉट एवरी बैंक इज कंफर्टेबल विद अ मॉल एंड नॉट एवरीवन इज कंफर्टेबल विद वेयर हाउस. So everyone has their own, you know, apprehensions. So this you require to understand, you know, like from which type of bank you can arrange. And so second thing, most important है कि जो भी land है on which the property is, building is standing, you know, whether it's a freehold land or a leasehold land. So normally what happens if it's a freehold land, bankers are more comfortable, you know. So leasehold आते ही उसमें फिर they have their own apprehensions, like वो lease किससे लिया हुआ है क्या, what is the term tenure of the lease. So here when I say leasehold land, I'm talking of the land, you know, not the building. So in many cases क्या होता है, जैसे आप warehouses जब बनाते हैं, so there are many industrial development corporations in the state who gives land on lease, say for 99 years के लिए देते हैं, 33 years के लिए देते हैं. So on which then the, you know, this land, lessee of the land, he constructs the warehouses and it is given on rent. So this is a critical aspect to understand. So apart from that, you need to understand, you know, कि वो property का owner कौन है, who is the owner of the building basically, जो lease पे दिया हुआ है. उसमें भी there are multiple models इसमें, जैसे some developers what they do, they part sell the units in a building and they lease out the part units. So you need to understand the structure of the building basically, you know, कि इसमें पूरा lease पे दिया हुआ है या आधा बेचा हुआ है, आधा lease पे दिया हुआ है. So basically इसमें LRD वही portion का होगा जो भी आपका borrower, proposed borrower own कर रहा है. So if he has sold some units in the building, then those are not eligible for LRD. And so now one of the most important aspects है कोई भी इसमें LRD में, ultimately who is the tenant in the property. So a tenant can be, you know, it can be a bank हो सकता है, उसमें IT company हो सकता है, there can be a pharma company, or it can be given to normal trading firms also. So whenever you try to look into the tenants, you know, so basically ultimately bank will see who is the tenant. So basically ultimately bank का repayment जो भी होगा tenants का rental income से ही होगा. So you need to understand, you know, what is the tenant strength of the tenant to pay the rent and continue to occupy the premise. So apart from that, you need to understand, you know, कि monthly rent कितना आ रहा है building से. So monthly rent पहले से, you know, monthly rent कितना आ रहा है. So basically कभी-कभी कोई clients क्या जैसे कि 5 करोड़ आ रहा है और they just give you a random number, but then उसमें you need to clearly understand, you know, what is the fixed rent they are getting. So it should not include, you know, your CAM और जो common area maintenance होता है या parking होता है. और जैसे if you in malls and all, there is a concept of revenue share. So you need to understand, you know, what is the fixed rent that the client is getting. So basically ultimately this जो monthly rent है, that will help you, you know, gauge कि आपका monthly what will be the LRD loan you can avail. This is the most important thing.
So apart from that, जो mostly अपन LRD जो भी cases आते हैं, mostly 99% cases take over के आते हैं. So you need to understand कि उसमें existing loan किसका है, what is the outstanding overdues है, what is the conduct of the account. And I mean, recently after COVID, this billing and collections have become very important. You know, so most of the bankers they keep insisting कि आपका last 12 months में collections कितना आ रहा है. So basically क्या हुआ during the COVID, many builders have given, you know, owner of the properties, they have given discounts to the tenants and किसी के साथ rental renegotiate हुआ है. So ultimately आपको as per agreement you might be eligible for a higher rent, but then COVID की वजह से आपको सबको discounts दिया गया है काफी सारा. So you need to understand कि collections कितना आ रहा है, and based on those collections you need to assess, you know, कि whether you will whether you can service the interest or not. And lastly, if you can understand कि valuation of the property क्या है and whether उसका title clear है नहीं, these are this will help you know to get overall feel of the property and understand कि whether this is a doable case or not. Because even the LRD loan का जो eligibility है that is impacted by the valuation of property also. So generally that's the reason we ask clients, you know, कि आपका कितना valuation है property का, based on any valuation report if they have. And generally, so apart from that, बहुत सारे qualitative aspects होते हैं, जैसे वो location of the property क्या है, उसके आसपास infrastructure क्या है, वो area में what is the supply of commercial spaces in that property. So basically, all this will help you understand, you know, whether you can do a LRD loan for a 10-year, 12-year, 15-year. So generally, obviously, in a meeting of first, whenever you go to meet a client, you know, obviously you might not be able to gauge, you know, exact location क्या है of the property. But then once you seek valuation reports or any documents related to the property, mostly it's covered in the valuation report. जो location of the property, what is the supply demand, उसमें rent कितना चल रहा है वो एरिया में. Now once you understand about the property, so more critical factor, you know, you need to understand what is the group strength. जो भी property owner है, what is the strength of the group actually. So इसमें basically जैसे उनका history क्या है, what is the rating of the company, and उनका क्या financial parameters हैं. So ultimately, see the objective to under group strength क्या होता है? Basically, you need to understand कि उनका leasing strength क्या है वो group का. So basically, कोई groups generally they enter newly into this leasing of commercial space. So they might not have the kind of leasing strength. Or you know, sorry. So LRD loan में you need to understand one thing, you know, so these are generally long duration loans होते हैं, 12 years का होता है, कोई 15 years का होता है, and most of the agreement जो होते हैं उनके 5 years के होते हैं, 8 years के होते हैं, depends. And even in case, you know, so क्या होता है अगर 15 years का agreement है आपके पास, but still lock-in period is not that to that extent, you know, जो client छोड़ के भी जा सकता है, उसमें आपका कुछ इसमें कुछ duration का property vacant भी रह सकता है आपका. So उसमें during the interim जब भी आपका property vacant है, so but you'll have to keep repaying your loans and this one service your interest. So during that, basically there comes the ability of the group, you know. So that's the reason why we assess the group strength. कि उसमें उनके कितने properties lease पे चढ़े हैं, वो कौन-कौन tenants हैं उसके अंदर. So basically bank will assess, you know, कि how will he repay the loan, no matter आपका LRD से rental income से आ रहा है. So there might be, you know, periods, you know, when you're not getting the rent. जैसा अभी COVID का period था, so wherein rental is completely stopped. So that's where, you know, the group strength comes in. See how they'll service the loan during such contingencies. Yeah. Now coming to this one, जो सबसे most important होता है जब आप client meeting के लिए जाते हो. आशीष So जी, yeah. ये क्वेश्चन था, ये अंडर कंस्ट्रक्शन में हम लोग LRD कर पाएंगे क्योंकि हमारी जो रीपेमेंट होगी वो तो रेंटल इनकम से होगी अंडर No, कंस्ट्रक्शन. sir. इसलिए if I go to the first sheet again, so that's why I mentioned, you know, occupation certificate should have come and rental income must have come in. So that is the most, if you see my third point, जब तक वो rental income commence नहीं होगा, you cannot take a LRD loan. Okay, in So last slide it is mentioned under construction, that's why I asked. Under construction projects. नहीं, ये basically we are assessing the group strength, you know, इसमें. Okay. So here we are not talking the property. हम लोग यहाँ पे
ग्रुप के बारे में बात कर देंगे उनका ओवरऑल, जैसे आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए एलआरडी करने जा रहे हैं तो वो ग्रुप का क्या क्या अंडर कंस्ट्रक्शन है और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स क्या सप्लाई आने वाले हैं। सी बिकॉज ओवरऑल क्या होता है, इट विल शोकेस द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रुप। और जैसे आज खाली प्रॉपर्टी देख के एक बैंक कोई भी एसेस, जब भी बैंक एसेस करेगा कोई भी लोन का, सो दे विल सी ऑब्वियसली द प्रॉपर्टी एंड द ग्रुप दोनों चेक देखेगा उसमें। सो इसमें आई टेल यू जैसे रिसेंट एग्जांपल एक था, वी मेट अ क्लाइंट इन बॉम्बे, सो फॉर एलआरडी दिस वन, सो नो डाउट द प्रॉपर्टी वाज वेरी गुड, उसमें बहुत ही अच्छे, उसमें जैसे डीएचएल वाज द लार्जेस्ट टेनेंट, एसबीआई भी एक टेनेंट था उसमें, बट अल्टीमेटली उसमें when we saw the group के पास कोई भी स्ट्रेंथ नहीं था, that was their only project and they had no other cash flows, और कोई दूसरा एसेट नहीं था उनके पास। So obviously bank will have apprehensions in that cases। Suppose कल को उसमें SBI अगर छोड़ के चला गया, so और 6 months तक लीज पे चढ़ा नहीं प्रॉपर्टी उसका, so they'll have no other source to repay it। So basically the group when we assess now, we ultimately try to assess what is the leasing strength of the group and उनका क्या repayment ability है during contingent periods। Because कोई भी प्रॉपर्टी में क्या during 15 year you cannot foresee कि 15 years में उसमें क्या चेंजेस आएंगे, क्या सिचुएशन रहेगा, उसमें क्या सप्लाई आने वाला है मार्केट में। यहाँ भी सो इसमें जब एलआरडी के लिए जब कोई भी टेनेंट से हम डिस्कस करते हैं, सो ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू द एंटायर असेसमेंट, बट जनरली एज अ थंब रूल क्या होता है, जो भी आपका मंथली रेंट है, एलआरडी एलिजिबिलिटी इज अप्रोक्सीमेटली 100 to 125 टाइम्स। सो व्हेन आई से दिस, जैसे सपोज आपको कोई क्लाइंट बोलता है आपका 1 करोड़ का रेंट है उसका मंथली, तो आप बोल सकते हैं आपको 100 से 110 करोड़ का करवा सकते हैं हम एलआरडी इसमें। और डिपेंड दैट यू नीड टू गेज एट दैट पॉइंट आल्सो। सपोज क्लाइंट बोलता है मेरा 90 आउटस्टैंडिंग है, so obviously उसको 100 बोले तो he might not be interested, so you'll have to tell him 110 115 तक करवा सकते हैं उसको। so basically but generally this is a broad range, you know, 100 to 125 times monthly rent। so when I say monthly rent again it's a fixed rent है, उसमें जैसे आप मॉल का करवाएंगे तो उसमें जो रेवेन्यू शेयर है, पार्किंग इनकम है, वो सब जनरली बैंक कंसिडर करता नहीं है ना, ठीक है। तो जो भी प्योर रेंट आता है उसमें मिनिमम गारंटेड रेंट जो बोलते हैं as per the agreement, you can so you can, you know, safely say कि 100 to 125 times is a reasonable assumption। Obviously when we look into the papers it can vary, 4-5% का variation आ सकता है उसमें, but generally we are seeing most of the cases 100 to 125 times का range है। Again it depends, you know, कि 12 years का है, 15 years का है, so अगर 15 years का लोन है तो 125 times normally we can arrive at that figure। and इसमें आप टेनर सेकंड टेनर जो भी है जनरली 10 से 15 years का होता है इसमें एलआरडी। सो कोई बैंक 12 years का करता है, कोई बैंक 15 का करता है, कोई एनबीएफसी से वो 10 years का करते हैं। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ लेंडर, या कौन सा प्रॉपर्टी है, हु इज द प्रमोटर, एंड इट जनरली डिपेंड्स ऑन किस टाइप का टेनेंट है आपके प्रॉपर्टी में। कोई जैसे बिल्डिंग्स आर प्योरली फॉर आईटी कंपनीज के होते हैं तो उसमें वी कैन लुक फॉर 15 years, या अगर कोई बैंक्स हैं हु आर स्टेबल है, जिनका बिजनेस स्टेबल है, एंड जैसे फार्मा कंपनीज होती है उसमें 15 years का देख सकते हैं। आजकल जैसे देयर मेनी प्रॉपर्टीज है ना जिसमें स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जैसे ये पेटीएम आ रहा है, जैसे फ्लिपकार्ट आ रहा है। सो कोई केसेस में बैंक्स, यू नो, दे आर जनरली रिलक्टेंट बिकॉज़ मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज आर लॉस मेकिंग, एंड उसमें फिर जनरली 15 years, यू नो, इट बिकम्स अ बिट चैलेंजिंग। सो इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप का क्लाइंटेल है कोई भी प्रॉपर्टी की। एंड जो सेकंड चैलेंज जनरली वी फेस, यू नो, क्लाइंट को से क्या रेट पे आप करवा सकते हो एलआरडी। सो एक ब्रॉड रेंज है, जनरली 7.25 से 8.5 का रहता है रेंज, बट अगेन दैट डिपेंड्स ना कि क्या रेटिंग है कंपनी का या कौन प्रमोटर है, दैट्स प्योरली सब्जेक्टिव थिंग। अगेन प्रोसेसिंग फीस भी इज ब्रॉडली इन दिस रेंज। एंड वन मोर थिंग जो इसमें है, पर्पस भी होता है। सो मोस्टली तो ठीक है, जनरली इतना डिस्कशन स्टेज पे दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, बट एलआरडी में दे नो एंड यूज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी, जैसे इट कैन बी फॉर अ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस आल्सो, एंड इट कैन बी अ टेक ओवर ऑफ एनी काइंड ऑफ लोन। सो जैसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन फाइनेंस लोन्स भी होते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज के, सो दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एलआरडी लोन। Yeah, Ashish, Vipul this side. Yes, Vipul. Hello, am I audible? I can hear you. Yeah, here you have mentioned the tenor between 10 to 15. I guess tenor must be depending upon the remaining lease time or the lease agreement period, right? Sir, that is a factor, you know, but generally क्या होता है कि कोई भी एग्रीमेंट ना 15 years का होता है, and if you say the building is 3-4 years old ना, so normally residual tenor 1-2 years रहता है, especially जैसे महाराष्ट्र में जो प्रॉपर्टीज हैं
यहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट 5 ईयर से ज्यादा होता ही नहीं है यहाँ पे बिकॉज ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी इम्प्लीकेशन. So, but then again, वहीं पे you'll have to see assess the strength of the tenant itself. So that, as I said, कि कोई भी बैंक है, कोई भी IT कंपनी है, और एक इसमें one more important factor, जनरली जो बैंक्स देखती है, जैसे कि फिट आउट्स कौन किया है. जनरली अगर टेनेंट्स फिट आउट्स में they have spent a substantial amount. So in that case also, you can do a 15-year thing. दो अगर आपका मान लो 2 years का या 3 years का रेसिडुअल टेनर है, बट सिर्फ आपको लगता है So it means bank is taking a risk exposure कि in case अगर वो मेरा लीज रिन्यू नहीं होता है तो क्या होगा. राइट सर, सी दैट्स व्हाट आई टोल्ड ना, वो रिन्यूअल का रिस्क तो है ही उसमें, या जैसे वैकेंसी रिस्क है कोई भी टेनेंट में. सो दैट इज द रीजन आई टोल्ड प्रमोटर का स्ट्रेंथ देखते हैं. So that ultimately objective of doing the assessment of promoter comes from the very fact that there is a risk of tenant vacating the premise. तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर मान लीजिए कि मेरा लीज एग्रीमेंट ही 5 इयर्स का है तो बैंक आपको 4 साल के लिए ही टेनर देगा, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? नहीं वैसे कुछ नहीं सर उसमें. जनरली गाइडलाइन है उनका रेसिडुअल टेनर का, बट देन उसमें जनरली बैंक इज कन्विंस्ड कि प्रमोटर अच्छा है, they have the ability to lease or tenant will extend, so they generally assume that it will be renewed and 15 years का they go ahead with 15 years. Because LRD के अंदर में जो रिपेमेंट का जो ऑप्शन रहता है that is purely linked to your lease rentals only, right? There is no other cash flow, there is no other cash flow assumed by the lenders. Assumed by the lenders, right? So इसमें वही है, right? So इसमें वही है. So in that case अगर मेरा टेनर 5 ईयर का है और मेरा लोन है that is of 10 ईयर, तो फिर हाउ विल यू एंश्योर कि कैश फ्लो, और क्योंकि आपने कोई और कैश फ्लो तो दिया नहीं है और आपका लीज रेंटल आएगा नहीं 5 साल के बाद में, इन केस अगर रिन्यू नहीं होता है तो हाउ द बैंक विल मिटिगेट दैट. तो बेसिकली उसमें से बैंक का मिटिगेशन तो वही है, वो बैंक जनरली टेक्स शॉर्टफॉल अंडरटेकिंग तो लेते हैं उन्होंने, एंड अल्टीमेटली दे नीड टू बी वेरी कन्विंस्ड ऑफ द प्रमोटर. फर्स्ट थिंग कि प्रमोटर का क्या वेरियस सोर्सेस है. तो अल्टीमेटली अगर बैंक को ये लगता है कि कल को इसका प्रॉपर्टी वेकेंट हो गया एंड वो कहीं से नहीं ला पाएगा, तो डेफिनेटली दे विल नॉट गिव फॉर 15 years. So ultimately that is a call which bank takes in the property. So that is a pure commercial call which bank is taking on the Okay. but normally, but if you see generally आपका property अगर if it's in a good location, जैसे if it's in a prime business location में है, तो normally it doesn't happen that at the max there might be a period of 2-3 months जहाँ पे आपका ये नहीं हुआ, फिर आपका vacant होगा, but then ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा vacant रहेगा आपका property perpetually. Plus obviously there is a margin which bank takes, not 100% of NPV देगी, जैसे कोई 20% discount margin लेता है, कोई 15% margin लेता है. So very objective of taking the margin is that in case कल को अगर rent नहीं आता है, property is vacant, so basically in servicing में there should not be an issue. So इसमें जैसे अगर आपका NPV suppose 10 crores का आ रहा है, तो उसमें बैंक आपको 7 crores देगा, 8 crores देगा. So normally there is a cover margin इसमें रहता है DSCR 1.1, 1.2 का. So even if your 5% property is vacant, still it should not be an issue. ठीक है. So next है इसमें जो security होता है LRD में, उसमें basically उसका Ashish, Sonal here. Just a basic question here कि हम जब for example when you're talking to any of the clients for LRD perspective, उसका बहुत ज्यादा time question होता है कि indicative rate of interest क्या होगा. Right. So do you think I think that's more on the basis of the tenant that he has, or does rating also play a role here? Ma'am, ratings also plays a role, tenant भी है, and इसमें promoter भी matter करते हैं. Who is the promoter? जैसे अभी mostly जैसे अभी हम लोग जैसे suppose कोई private equity fund है, wherein large capital, उसमें generally 7.25, they'll not go beyond 7.25, 7.5. और जैसे इसमें थोड़े से जो clients है जो who are like BBB rating type के हैं, जैसे अभी recently NS Software का करवाए थे ये सब, so वहाँ पे purely bank took a call on the tenant, क्योंकि PwC tenant था उसमें, so they gave it at 7.5. So normally if you go by the company, nobody will give them at 7.5. So it's obviously it's a mix of the tenant and mix of the promoter and rating. अच्छा, मतलब अगर वही है कि टेनेंट ठीक ठाक हो, उसकी रेटिंग ठीक ठाक हो, तो bare minimum a banker can do is around 7.5. 7.5 7.5 yeah is a reasonable assumption. 7.5 we can push for. Okay, and in case it's a first time developer that he is doing a commercial and these guys have already done the LOIs are in place,
So in that case 8.8 का rate quote कर सकते हैं, or do you think that is also on a higher दैट lower इज आल्सो सी, अगर एलओएस भी साइन हो गया ना, तो नॉर्मली बैंक तो डिसबर्स तभी करेगा जब उसका रेंट हिट होगा construction? हाँ ठीक है. जब रेंट हिट होगा. सो बेसिकली वी कैन डू द असेसमेंट एंड यू कैन गेट द लिमिट सैंक्शन एट 7.5 with the condition that disbursement will happen when your rent will come in. Rental will start. और इसमें एक और भी है, जैसे 7.5 दिस डिपेंड्स की, अगर जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई ऑफिस स्पेस है जहाँ पे आईटी टेनेंट्स है, तो उसमें यू कैन लुक फॉर अ लोअर रेट. बट जैसे कोई मॉल है, जैसे आज के कोविड सिनेरियो में, नो, इफ इट्स अ मॉल और समथिंग, तो उसमें जनरली यू नो बैंक्स आर बिट अप्रीहेंसिव, सो वहां पे प्राइसिंग विल बी लिटिल हायर साइड ऑफ इट. Okay, Because, so the banks are more comfortable doing office space, or they're more comfortable doing malls right now? Because दोनों जगह दोनों ही कर रहे हैं मैम बैंक्स में वैसे, बट इट प्योरली डिपेंड्स कि ऑफिस स्पेस में कौन से टेनेंट्स हैं आपके, किस टाइप के हैं. जैसे आपके बैंक्स हैं, फार्मा है, तो उसमें हो रहा है. जैसे आईटी में भी अभी व्हाट इज हैपनिंग पोस्ट कोविड ना, मोस्ट ऑफ द आईटी टेनेंट्स आर वेकेटिंग एक्चुअली, बहुत सारे प्रीमाइसेस वेकेट किए हैं, राइट. तो उसमें भी डिपेंड करता है फिर वो लिस्टेड है आईटी कितनी बड़ी है, क्या उसका. एंड दिल सी कि जनरली अगर पोस्ट कोविड एग्रीमेंट साइन ना, सो दैट इज मोर ऑफ सेफ assumption, no, he will not vacate. No, that obviously plays a bigger role. It's a big role, you know. So this is something, you know, a call which you have to take while meeting. So there are no predefined rules for this. Okay, done. So madam, it's more on client to client basis that we Client will to take a client call basis, like that. exactly. Ultimately it's a call on the promoter, you know. Final जो भी बैंक कॉल लेता है ना, promoter पे कॉल लेता है ultimately. So what we have understood. So generally, इसलिए if you see for Blackstone and all, every bank go to Blackstone. So that way also depends, you know, कि वो client के पास कितने क्या options हैं. No, strength of the promoter ultimately comes. इसमें सिक्योरिटी तो ऑब्वियसली जो भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आप एलआरडी सीख कर रहे, सो ऑब्वियसली दैट बिल्डिंग इज मॉर्गेज, एंड इसमें आपका जो भी रेंट रिसीवेबल्स है वो हाइपोथेकेट होता है इसमें. सो बेसिकली नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे सिक्योरिटी कवर का रहता है. सो जनरली क्या होता है, मिनिमम जनरली बैंक आस्क फॉर 1.5 सिक्योरिटी कवर, बट इसमें भी डिपेंड है ना, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी लोकेशन वी कैन सीक 1.3 1.25, ये भी देख सकते हैं. बट जनरली 1.5, if you get 1.5, बैंक is more comfortable. Apart from that, इसमें जैसे अगर corporate guarantee, person guarantee, if you can explore, so this is an added advantage. Because most of the tenants in LRD, they don't prefer giving corporate person guarantee in LRD, no? But normally, if you can speak and explore, so generally, if a person guarantee अगर आता है, तो we can look for a lower pricing also then. So that generally you can negotiate with clients accordingly, you know, कि अगर आप CGP दोगे तो we can look for a lower rate. And इसमें एक और है रीपेमेंट जो होता है, this is purely a monthly, इसमें रीपेमेंट आएगा LRD में. And इसमें you cannot avail moratorium. जैसे recently क्या होता है, बहुत सारे clients they ask कि LRD में moratorium चाहिए उनको, but technically it's not possible, you know, because इसमें rental जब commence हो जाता है, तो banks cannot give moratorium on that. So, but इसमें alternatively हम क्या कर सकते हैं, we can build a structured repayment, जहाँ पे we can keep it very nominal repayment, first 2 years, 3 years में. ठीक है. So, any queries on this one, on this slide? सर, जो आशीष जी आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बोला, मैं कुछ कहना चाह रहा था इसमें. इसमें सर जो लेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है कि सर जो लेंडर्स है वो डिफरेंट लेंडर्स के डिफरेंट पॉलिसीज रहती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की. जनरली क्या होता है सर, जो लेंडर्स है उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होते हैं वो इंटरनल रेटिंग से डिसाइड होते हैं. इंटरनल रेटिंग उनका एक सॉफ्टवेयर रहता है बेसिकली, कि वो उस पर डिफरेंट पैरामीटर्स पे लाइक प्रोमोटर्स, रेंटल इनकम, ऑल सच पैरामीटर्स विल बी देयर. उसके हिसाब से वो रेटिंग करके रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें डालते हैं, एंड दैट द एक्सटर्नल रेटिंग इज वन ऑफ द पैरामीटर फॉर दैट रेटिंग. Secondly, the external rating can also evaluate for their lending policies. Like some lenders have the policy that they don't go for BB minus, like BB minus rating persons they will not go. So they use both those rating for those two purposes. So, but LRD में क्या होता है ना सर, this is a very competitive, you know, like every bank wants to do LRD today. So इसमें generally क्या होता है, so no matter क्या rating आ रहा है उनका internally, but generally they take, if they are convinced कि property अच्छा है and promoter अच्छा है ना, तो they take every sort of deviation then. So because they know कि अगर वो client का ask कि bank is not able to meet, obviously there are many lenders in the market to offer this rate.
In fact, many private and foreign banks, they are offering below 7 also. So bank को लगता है अच्छा asset है retain करना, तो definitely they'll offer 7.25, 7.5. And in fact, we have recently got some in-principle approvals also for a BB rated. So LRD में generally, for some banks are not very particular about ratings. So जो ratings का जो importance आता है आपको corporate loans होता है या construction finance है या उसमें generally banks insist on rating. Okay. So yeah, so basically, so इसमें what all documents you need to ask from our client इसमें. So basically coming to the group, आप उनका वही जैसे what are the completed and ongoing projects, वो group का क्या debt profile है, उसमें who are the lenders to that group. So basically group debt profile, it plays an important role. अगर जैसे कोई भी group में suppose SBI है या जो suppose if there are big lenders like SBI, Bank of Baroda, so automatically if you go to Indian Bank or in Canara Bank, they generally derive comfort from the fact that SBI is one of the lenders in that group. Apart from that, जैसे LRD के लिए one more thing important is the details of the leased properties. Group में what are the properties they have given on lease, कौन tenants है उसके अंदर, what is the rent that they have. And from the LRD perspective, so rent roll is the most important. So ultimately your assessment is done based on the rent roll. उसके साथ generally जो audited balance sheets हैं, उसका sanction letter है in case of takeover. So you ask for the loan account statements. So generally these are the set of documents which you need to ask from the client. And so recently post-COVID, as I said again, this month-wise billing and collections, which every lender is asking today. So anybody wants to understand anything in this? So can I move to the next slide? Please go ahead, Ash. So these are the standard documents we ask. So generally initially क्या होता है, जैसे कोई client से मिलते हैं, so first thing just to do the assessment, if you're not convinced, so initially you can start off with the rent roll, so and we can check who are the tenants. Basically once you get the rent roll, this will have all the details. उसमें कौन, who is the tenant, what is the monthly rent, what is the balance, lease period. So your rent roll will have the complete picture of the property basically. So that is the most important thing which you need to ask. Apart from that, अगर take over है तो you need to ask for the sanction letter. Because in sanction letter, you get to know, on what basis the exact existing lender has sanctioned and what is the security which they have offered to existing lenders. So now these are some of the transactions, LRD transactions, which we did in last 2 years. So major we did was for this acquisition of 1 BKC. This was in Bombay itself. So this we did for Blackstone. And apart from that, जैसे हम लोग ये Prestige के साथ 7 months का acquisition किए थे, Blackstone had acquired. So we did the refinancing in that. So basically complete loan takeover हुआ था existing lenders से, and it was refinanced completely. So apart from that, there were some transactions of APJ Group as well. And of late, we have been focusing more on the warehouses also, because warehouse is a big opportunity which is coming up. So apart from that, there are some transactions which we couldn't proceed. So last के जो 2 transactions which I'm talking about, Embassy Tech Village, Panchsheel, this couldn't happen purely because of the interest rate. So wherein we got the in-principle approval somewhere at 7.25, 7.3, but then private banks offered at much lower rate as compared to what we got. So the biggest challenge जो भी LRD में आपको आएगा, definitely that will come in terms of pricing only. In terms of amount, I don't think आपको कभी challenge आएगा करवाने में. So biggest challenge comes in terms of pricing. So in LRD, anyone has any questions? So or else we can move to the construction finance. Sonal ma'am, you have any queries on LRD? No, at least you can go further.
So sure. Can we move to construction finance now? Yeah, please go ahead. Yeah, so construction finance के लिए जब भी हम client से मिलते हैं ना, so basically broadly I'll give you a picture. इसमें क्या होता है? So basically there are 4 types of assets जो होते हैं ना construction. So you have residential, you have commercial. So when I say commercial, इसमें आपका आ जाता है offices, जो भी office space होता है that comes in commercial, and malls and all comes in retail. And fourth is one warehouses, जो which we spoke of some time back. And in various projects it can be a mix of commercial and retail also, you know. So you must be seeing volume क्या ground plus 1 का retail बना के they construct office spaces above that. So it can be a mix of commercial and retail as well. And once you understand what type of property is that, you need to understand कि whether just a residential is purely on sale model. इसमें generally वो builder they construct residential flats and they sell. But commercial, retail and warehouses, they can be either under a sale model or lease model. So when I say sale model में क्या होता है, वो builder बना के they sell away those units. And generally there are some builders who purely construct properties with the objective of leasing to generate lease income. So जो भी आप sale model होता है, you need to understand कि उसमें total saleable area कितना है, what is the area sold, what is the agreement value of the area sold, and how much collections have been received, and what is the balance receivable. And in lease model you basically need to understand इसमें कितना leasable area आएगा इसमें, and what is the area which is already pre-leased, and at what rate it is leased, and इसमें कितना agreement sign होगा, and what security deposit you have received. And next is the cost of the project and means of finance, which is the most important in any construction finance loan. So basically ultimately it's the cost of project which will determine, you know, what kind of what amount of loan you can raise for any project. So I'm just coming to the cost of project. इसमें these are broadly ये cost के components होते हैं कोई भी project के. जैसे most important is land cost. इसमें what is the land cost? Approval cost होता है. You have the construction cost, admin, marketing, and finance cost. So now coming to the land cost, you know, so here you need to understand land में most important aspect. जो भी land cost consider करते हैं हम cost of the project में, it has to be taken at book value only. So आप उसमें market value नहीं ले सकते. Suppose कोई भी जैसे book value उसका 1 करोड़ रुपया land cost, but client बोलता है कि नहीं मेरा तो market value 25 crores का है. So obviously, you know, you cannot consider 25 crores as a part of project. So ultimately, bank is concerned at what rate has the promoter acquired that land. So that has to be purely reflected in your books. So जो भी उसका balance sheet है, it has to, land cost has to be clearly derived from that only. अभी अप्रूवल कॉस्ट में आपका सारा ये जो भी आपका FSI कॉस्ट है, TDR कॉस्ट है, प्रीमियम्स है, जो भी प्रॉपर्टी टैक्स है, एवरीथिंग कम्स इन योर अप्रूवल कॉस्ट. एंड इन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बिल्डिंग कॉस्ट, लेबर, एवरीथिंग इज कवर्ड इन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट. So apart from your admin, marketing and this finance cost, this forms a part of your soft cost actually. So इसमें finance cost में we basically take entire IDC and processing fees and loan के related में कोई भी जो भी charges incur is projected to incur, that is taken as a part of finance cost. So on this basis we derive the project cost. So in coming to means of finance here, so generally Ashish, sorry to bother you. In case you were covering it in for the presentation on the land part of it, that if land is owned, leased, yeah, I'll come to that part. I'll come to that part. Yeah. हाँ, ठीक है. Yeah, sure. So इसमें, so when you come to means of finance, broadly there are two aspects means of finance में. So one is the promoter's contribution and second is your term loan होता है इसमें. So and third part which comes in a sale model में जो आता है आपका, ये advances from customers आता है आपका sale. So normally इसमें generally जो ratio है ना, so that is generally 65% debt होता है in terms of total project cost, and your 35% is by way of promoter contribution and advances from sales. So broadly this is the ratio, and again that depends, you know, कि उसमें क्या soft cost है, उसमें कितना hard cost है, क्या cost incur हो चुका है. So conservatively, you know, you can say 60-40 debt equity ratio में generally we can get a project funding. So say suppose आपको जो promoter का ये बताता है कि आपका total your project cost is 100 crores. So उसमें we can look for a loan of, you know, 55-60 crores के range में हम लोग we can look for a construction finance loan in that. So broadly जैसे इसके अंदर भी क्या होता है, when you come to promoter contribution,
जनरली कोई बैंक्स बोलते हैं कि 15% you have to get by way of promoter contribution and 20% you can get from in the form of advances from sales. And generally overall this ratio has to be 35%, but minimum जो promoter contribution रहता है banks insist for 10 to 15%. So bare minimum is 10%. That can go like generally they don't accept below 10% यहाँ पे. Yeah, now coming to your point, so जैसे apart other important aspects क्या होता है कोई भी construction मैनेजमेंट, you need to understand land acquisition का status क्या है उसका, whether that is fully acquired, partly acquired, या उसमें consideration कुछ payment बाकी है, या उसमें whether it's a leasehold है, freehold है. So basically this is the most important. Till the time land is not fully acquired, you cannot go for a construction finance loan. Once you are convinced कि land acquisition पूरा हो गया and it has been transferred in the name of the borrower, then you need to understand इसमें क्या, what is the status of approvals. इसमें जैसे most important is whether you have received the environment clearance or not, because EC जो होता है that is a time taking process. So generally if I go to bank and say कि if I approach for a construction finance and say that EC is not received, definitely bank will say ठीक है आप EC approval होने के बाद आना मेरे पास. Because EC is a time taking approval, there are a lot of formalities involved to obtain environment clearance for any project. So if once EC is received, you need to go for your RERA registration. कोई भी जैसे आज के में सेल मोड में कोई भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर RERA में रजिस्टर्ड नहीं है, so banks generally don't proceed with that. And so RERA registration is required only for a sale model. So if you are going for a lease model, RERA registration is not required. So that aspect also you can consider. So apart from that, whether you have received your CC, you have received a commencement certificate or not, that again you need to understand. अब इसमें next part is project configuration. So project configuration when I say suppose it's a residential project. Ashish, sorry, if it is a joint venture land, so how is that treated? And places like Noida and things where most of the land is on lease basis. How do Lease, हाँ लीज बेसिस में क्या होता है, फिर वो प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं आएगा उसमें. सो वहां पे यूनिट टू अंडरस्टैंड वेदर लैंड मॉर्गेज हो सकता है नहीं हो सकता है उसमें. सर उसमें हेलो, in case of a joint venture agreement also, so Okay. I think it needs to be mentioned in the JV agreement that this part land can be yeah exactly, mortgaged. so land can be mortgaged, so that is the most important. So generally even freehold land में तो कोई इश्यू आता ही नहीं होना इस मॉर्गेज का. So that comes only in leasehold land या JDA है या redevelopment projects होता है बॉम्बे में. So generally वहाँ पे क्या होता है, बहुत land mortgage नहीं हो पाता है. So you get the you can mortgage only development rights वहाँ पे, you cannot mortgage the land. So in that case, does the banker ask for additional collateral or a security which needs to be given? You can explore, but generally what happens अगर जहाँ पे अगर funding 400-500 crores का है, so In case normally the land cannot be mortgaged. नहीं उसमें तो फिर डेवलपमेंट राइट्स ही आता है. सो जनरली इसलिए बैंक्स आर नॉट वेरी कंफर्टेबल lending against mortgage rights and all. So if you can explore collateral, nothing like it, but generally I'm not saying anyone offering collateral. So generally फिर क्या, you need to approach NBFCs in that case अगर आपके पास collateral proper नहीं है, या because NBFCs understand this redevelopment project. तो मतलब just for the clarity sake कि अगर कोई joint venture का project है, वहाँ पे अगर हम लोग collateral security arrange करा सकते हैं, तब तो वो project PSU bank evaluate करेगा, otherwise वो नहीं होगा वहाँ से. In that case, we have to go to a NBFC, and our private sector banks okay doing it on the basis of only the construction part without the land. I'll say in terms of order ना, जो भी आप in terms of hierarchy if I come, जैसे आपको redevelopment project है, suppose first is NBFC, second private है, third PSU उसमें. Because PSU बैंक जल्दी से हाथ लगाता नहीं है, जैसे SRA प्रोजेक्ट है या redevelopment है जहाँ पे land mortgage नहीं हो सकता या जहाँ पे freehold land नहीं है, so generally they are reluctant to lend. This business NBFC can understand. या कोई funds होते हैं, जैसे there are many funds who are doing structured projects. So obviously these are better candidate redevelopment project, joint development projects. Okay, thanks. And जैसे अभी project configuration. Lastly, just one more clarity. जैसे आप रेडा का बता रहे थे, तो the project has to be RERA registered, but I think अभी मेरे को पता नहीं what is the current status on it, but Calcutta as a location did not have RERA as a concept.
So have they हाँ ठीक है, जहाँ started पे with स्टेट का जहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ना रेरा, ऑब्वियसली देयर इट्स नॉट रिक्वायर्ड. सो जहाँ पे जैसे मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव implemented रेरा, तो दिस इज अ मस्ट रेरा रजिस्ट्रेशन. सो अगेन दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ सेल मॉडल, नॉट एवरी प्रोजेक्ट. लाइक जैसे आप लीज मॉडल पे डेवलप कर रहा है कोई डेवलपर, तो वहाँ पे रेरा रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. but But if you see all the do you have a fair idea? Do you have an idea कि मतलब कैलकाटा में अभी रेडा एप्लीकेबल हुआ है कि नहीं हुआ है? क्योंकि मेरे को जहाँ तक ध्यान है, आई थिंक कुछ टाइम पहले तक वहाँ रेडा एप्लीकेबल नहीं था. It was not एप्लीकेबल नहीं तो बैंक okay. So So that's that's yeah. that So could- this is depends on subject to state law. So the state matter. It depends on state to state again. So but जैसे आपका स्टेट में इम्प्लीमेंट हो गया और आपका प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं है, तो डेफिनेटली बैंक विल नॉट टेक अप योर प्रोजेक्ट. Okay, right. Thank you. Technically, you cannot sell. मतलब if you go as per the real estate guidelines, you cannot sell without registering in RERA. If you have to sell your project to, आपको RERA registration करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप बेच ही नहीं सकते हो. Basically, आप even if you sell without any agreement, आप जैसे बेच भी देते हो ना, तो everything that sale is not valid actually. Okay, right. Thank you. तो इसमें जैसे नेक्स्ट चीज प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन. आप जैसे कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऐसे जैसे आपका यू नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे आपका रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है तो उसमें 1 BHK बना रहा है, 2 BHK है, 4 BHK है. व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन? नॉर्मली क्या होता है, जैसे 1 BHK 2 BHK आर फास्ट मूविंग आइटम्स, एंड जैसे 4 BHK है, 6 BHK, जनरली इसमें बिकने में टाइम लगता है. एंड जनरली लार्जर जो होते हैं कॉन्फ़िगरेशन वाले, दीज आर इनकी सेल्स आती है जब आपका इट्स मोर एट अ कंप्लीशन स्टेज पे जनरली बिकते हैं इस टाइप के प्रोजेक्ट. So generally, if you from a PSU bank perspective, if I see, they are more comfortable lending to 1 or 2 BHK, जहाँ पे ticket size छोटे होते हैं, and you can target mass public and affordable housing segment method इस type का. So this configuration is important to understand. And again, stage of construction, कि what stage it is. जैसे plinth आ गया है, because generally if plinth construction of plinth is the most time taking. Generally आपका excavation होके plinth लाने में it generally takes 6 to 8 months. So अगर एक बार आपका प्लिंथ आ जाता है ना, so post your plinth stage construction doesn't take much time. So generally banks if जैसे प्लिंथ आ गया तो they generally they are very comfortable lending. Apart from that, your sales velocity is important. कोई sales velocity में ऐसे इसमें क्या होता है, यूनिट कि जैसे मंथली इसका कितना सेल हो रहा है, कितना कलेक्शन हो रहा है. So generally this will help you in forecast making the cash flow projections, your past sales velocity. इसके बेसिस पे यू कैन से दिस इज आप रीपेमेंट स्ट्रक्चर आप बना सकते हो इसमें कोई भी इसका. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट टाइमलाइन से क्या ड्यूरेशन है, लाइक व्हेन विल द प्रोजेक्ट अचीव इट्स डिसीजन. दिस विल हेल्प यू इन शेड्यूलिंग डिसाइडिंग योर टेन्योर ऑफ द लोन. And your next is your cost incurred and means of like how you have funded the project till date, and general details of existing debt. Normally in construction finance mostly takeover cases कम ही आते हैं, because nobody will go for a takeover generally in construction finance. उसमें क्या होता है, you cannot change your repayment schedule. So this is the most important aspect. So जब भी आप कोई भी client को construction finance loan के लिए pitch करते हो, and if he says कि it's a takeover, normally you'll have to upfront tell him the repayment schedule will not change, and even the project cost cannot be changed in any takeover. But whereas in LRD you can change the repayment schedule. अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें जो भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जैसे लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी है, कौन उसमें प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स हैं, अगर लीज पे जा रहा है तो क्या टेनेंट प्रोफाइल है. सो ऑल दिस विल हेल्प strengthen your proposal actually. Depends property and consultants and all. Again, this is quite similar, ये जो अपन LRD में देखे थे about the group. So this is quite similar. This will, all this again will help. इसमें जैसे it will you can gauge कि promoter क्या strength है, how he project execution, whether he'll be able to execute the project on time or not. So ultimate objective is to understand that aspect in this one. Coming to the term sheet, इसमें जैसे इसमें again I told you, जैसे project cost का जो भी है we can fund normally 55 से 65% we can get it funded. So जैसे कोई भी आपको promoter, you can ask him कि सर आपको what is your estimated project cost. So once you know the project cost, you can give a brief range, इतना 55 से 65% हम लोग we can arrange for a loan in that.
And generally, if you go for NBFC, this can be a little higher. So this I'm talking from a PSU perspective, but NBFC generally they go even up to 75-80% if they are convinced about the promoter. And next is my tenor जो है, we can normal duration जो होता है इसमें 3 to 5 years होता है. Again, this depends कि project का क्या stage है, whether it's a construction, what stage is the construction is. And next, ROI generally it's up to 10% in construction finance. You normally banks, it's very difficult to go below 8.5%. Even like in the best of the borrowers, we have seen 8.5 is even very aggressive rate of interest to quote. But on the safer side, जैसे आपको कोई tenant को client को quote करना है क्या rate पे अगर पूछता है आपको कि क्या rate पे है, तो you can say sir 9 to 10% we can look at. And processing fees, so इसमें generally you can say 1% only, even 0.5%. I have written very this one aggressive number, but safer would be to quote 1%. And sorry, Ashish, how would it differ in case of a NBFC? How much is the generally rate of interest when you're talking with NBFCs for construction loan? NBFC would be 10 plus generally. 10% पे हो जाएगा NBFC से construction loan. Upwards of 10% ही रहेगा इसमें. The indicatively, if we have to, I understand it depends from developer to developer, but indicatively NBFC generally construction loan क्या rate पे करता होगा? 11-11.25 के rate पे होता है. Recently, many NBFCs they are not been lending, but generally जो भी recent हुआ है, I think they are somewhere 12% के आसपास. जैसे अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस कर रहा है 12% के आसपास दे रहे हैं. But then they are all doing smaller ticket sizes, 50 crores, 75 crores. So no NBFC is doing like a 400-500 crores. Appetite. So generally जब pyramid ये सब करते थे ना, they used to do at 14-15%. So this was like 2-3 years back. But then off late, they have not been lending actually. Pyramid is not lending. Your India Bulls is not lending. IFL is doing structured finance, but again ticket size बहुत छोटा है इनका. So normally. Sorry. So generally to understand, अगर NBFC perspective से कुछ quote करना हो कि ये NBFCs कर सकते हैं, तो what are the active NBFCs which are working right now on the construction loan side, and what is the indicative rate of interest which we can quote? NBFCs में again they have their own criteria. जैसे जो भी residential projects कर रहे हैं ना, so everyone has their own carved out their own cities. Like जैसे आप JM Finance बोलता है, I'll do in this select 8 cities, only metros and जो भी जैसे हैदराबाद, बैंगलोर इस टाइप के हो गए. These 8 cities they are doing. जैसे Bajaj Housing Finance is doing, but उनको your units have to be in the affordable housing में आना चाहिए. They'll not do any 3 BHK, 4 BHK kind of projects. So because they are more concerned, how 50-60 lakh का ticket size होता है. So again, that purely depends on the project configuration, किस type का project है, क्या location है project का. So but mostly जो active भी lend कर रहा है, Bajaj Housing Finance is very active इसमें. Is active on that. They are active in residential. Okay, and when it comes to commercial and office space, are there any people active who are doing construction loan right now on the NBFC side? There are funds actually in the market, who are doing this kind of transactions. हाँ, funds का तो rate of interest काफी high रहता है generally, but in 18-20% IRR पे हम generally कर रहे हैं. वही. NBFC से L&T बहुत कर रहा था, but they are even now they are not doing commercial actually. Only if जैसे बहुत अच्छा group है, reputed group है, so L&T Finance is also doing for such groups. But then mostly if it's like a proper private equity है, जैसे जो भी Morgan Stanley हुआ, whatever transactions that we have done. So PSU banks are comfortable. So wherever equity is coming upfront, the entire equity is coming upfront, जहाँ पे 35% margin आ रहा है. So banks are generally considering such kind of projects. हाँ, मतलब वही है कि या तो बड़ा डेवलपर हो जिसके रेटिंग ठीक ठाक हो, उसको तो बैंकर जाके कंस्ट्रक्शन फाइनेंस कर देगा. लेकिन a mid-sized developer where he is struggling with the rating also BBB minus B, I don't think there are many PSU banks which are doing right now on the construction loan side. And NBFC, like you were also telling about. Developer करेंगे हैं आज के डेट में. So commercial जो भी बना रहा है ना, these are all basically funds if you see. जैसे डेवलपर जिससे इक्विटी बैकिंग नहीं है आज के डेट में, they are not venturing into commercial, especially after COVID. Commercial नहीं, residential भी I think till the time you have a decent rating, the PSU banker is not even evaluating or looking at a construction loan there. Really depends. जैसे बॉम्बे बादवा ग्रुप है, so their proposals are floating in market for construction finance के चल रहे हैं उनके.
and banks are हाँ, तो evaluating also. भाई उसकी रेटिंग जैसे- अच्छी होगी ना, तो मतलब he must be नहीं, at so least depends. A minus kind of a category. राइट नहीं, उसमें जैसे 50-75 करोड़ से अगर प्रोजेक्ट ना जहाँ पे आपका सीसी आ गया हो, एटलीस्ट 25-30% माल आपका बिक गया है प्रोजेक्ट्स में, सो वो एनबीएफसी टेक अप दोस 50-70. Okay. In fact, NBFCs are quite active. जैसे आदित्य बिरला, they need collateral. बजाज हाउसिंग फाइनेंस विदाउट कोलेटरल कर देगा आपका, बट आदित्य बिरला will not do without a collateral. Okay. ठीक है, आशीष, I'll connect with you separately post this session sometime just to understand, कि अगर construction loan और commercial के basis पे NBFCs किसी को suggest करनी हो, तो what are the active NBFCs which we can at least throw names. Depend, I understand case to case basis पे vary करेगा, पर at least ये समझ आएगा कि ठीक है, ये NBFCs commercial कर रही है, ये NBFCs residential कर रही है. Commercial तो I don't think anyone is doing. उसमें तो banks, private banks कर रहे हैं commercial. अभी कमर्शियल से कमर्शियल मार्केट जो है ना, कमर्शियल आप जब पिच भी करेंगे ना कोई भी क्लाइंट्स को फॉर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड ये पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है कमर्शियल रियल एस्टेट. सो अभी कोई छोटे डेवलपर्स आ नहीं रहे इसमें कमर्शियल रियल एस्टेट में. तो एवरी जैसे ब्लैकस्टोन, ये मॉर्गन स्टैनली है, फिर आपके जैसे गोदरेज है. सो इवन इफ यू इनफैक्ट इफ यू लुक एट गोदरेज आल्सो, जो उनका लिस्टेड एंटिटी जो है ना गोदरेज प्रॉपर्टीज, वो लोग खाली रेजिडेंशियल ही कर रहे हैं. ये जो कमर्शियल है जो गोदरेज का, दैट इज अंडर द फंड स्ट्रक्चर जो इनके इंडिविजुअल ओनरशिप में है ना, जो गोदरेज फंड मैनेजमेंट. सो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिस्टेड एंटिटी. ओके, फाइन, गॉट इट. कमर्शियल का पूरा इंस्टीट्यूट हो गया मार्केट में. सो जनरली अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली तो फिर पीएसयू को आप अप्रोच कर सकते हो उसमें. हाँ, मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो पीएसयू बैंक्स विल बी मोर देन हैप्पी टू डू. जैसा प्राइवेट बैंक्स तो उनका अलग से दे हैव सेट अप अ डिफरेंट डेस्क फॉर दिस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. They have built separate teams just to cater to these investors. Just ICICI Bank is having separate division. जैसे वो लोग खाली फंड्स को टारगेट करते हैं उनका टू लेंड. राइट, गॉट इट. और इसमें जो रीपेमेंट स्ट्रक्चर जो इसमें है अपन ना, इसमें स्ट्रक्चर कर सकते हैं इसमें. जैसे यू कैन गिव अ मोरेटोरियम डिपेंडिंग ऑन, जैसे आप वो बोलता है कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन के लिए 1-2 साल लगेगा, तो वी कैन स्ट्रक्चर अ मोरेटोरियम उसमें 1-2 साल में. वी कैन बिल्ड अप रीपेमेंट स्ट्रक्चर. जैसे अगर सेल मॉडल पे है तो नॉर्मली मोरेटोरियम वी कैन आस्क, बट यू हैव अ दिस वन एक्सेलरेटेड स्वीप. उसमें जैसे क्या होगा, बैंक बोलेगा फॉर एवरी कलेक्शन ही विल टेक 25% 30% लेके जाएगा. बट देन जो भी लीज मॉडल है, वी कैन गो फॉर अ मोरेटोरियम फॉर द एंटायर कंस्ट्रक्शन पीरियड. एंड जनरली सम बैंक्स आर आजकल इसमें आईडीसी भी फंड कर देती है. सो इवन दैट इज नॉट अ चैलेंज नाउ इन कमर्शियल. इसमें सिक्योरिटी में जैसे दिस लास्ट में जो 2 पॉइंट है ना, कॉर्पोरेट एंड पर्सनल गारंटी एंड कोलेटरल. सो इफ दिस 2 सिक्योरिटीज कैन बी एक्सप्लोर्ड, सो दैट विल ऐड स्ट्रेंथ टू द प्रपोजल. So normally in a construction finance, bank will not do without a collateral or a corporate guarantee. So this is critical. So any queries on this? But again, I said इसमें जैसे as I mentioned, when you take the total project cost, you need to be sure land cost जो आप ले रहे हो book value पे ले रहे हो. You cannot take on the market value. Because many clients generally, even private banks generally accept that. So वो लोग current market value के हिसाब से project cost में add कर सकते हैं उसको in a private bank. But PSUs are very strict in this. They'll take your on the basis of the book value only, land cost. So इसमें documents क्या-क्या आपको मांगने हैं client से? So obviously the most important उनका what is the history, what is the details of completed and क्या ongoing projects हैं उनके for construction finance, and what is the debt profile. Project specific में आपको project, if you normally if a client can give the project report, it becomes very easy to assess the project. Now most of the clients generally they don't prepare, but कोई बनाया हुआ, if they have approached already to some lenders, they definitely will have the TEV report for the project. Apart from that, you can ask for the sales velocity of last 12 months. And so standard is your balance sheets, and ये तो सभी में ही आता है, जैसे audited balance sheet हो गया, sanction letter हुआ, loan account statements. So this is common to everything. So specifically for construction finance, you need to evaluate the sales velocity. और जैसे अगर lease model पे है तो you need to understand कि what is the pre-leasing they have done.
So just in a commercial project, if it is pre-leased, then it's very easy, you know, to push the proposal in a PSU way. This is the actually construction finance. I missed here. This is not LRD. These are the construction finance. So again, if you see, as I said, you know, so we have been dealing with most of the institutional investors only. So there one small transaction we did for APJ Group, Calcutta-based APJ Group. But apart from that, you know, most of our transactions have been focusing on the institutional investors only. We did for Blackstone, we did for Godrej. So one we closed recently for Morgan Stanley. So apart from that, now we are actively pursuing with Logos Group. So again, they are into warehousing. So most of the construction finance that we have been, you know, focusing on warehousing part recently. And Sonal ma'am, you must be more aware, you know, who are the groups that you are dealing with. Yeah. So anybody has any queries? Yeah, so any queries or anyone needs to understand anything on the CF or LRD? Like I said, Ashish, on the CF side, I would only probably need to understand from you on the NBFC side, which can be approached. So मैं आपको independently एक बार No, so ma'am, that is a different thing. But in terms of conceptually, if any queries, conceptually, no, not from my side. any challenges anyone is facing, you know, when you go for a client, so any challenges that you're facing conceptually? सबका एक ही challenge है, बैंक पैसा नहीं देता है. Okay, so you feel, you know, like you get stuck. If you can point out any specific challenges, I can address accordingly. Because normally in LRD, with the most important aspect. मतलब you know, तेरा Hello. Ashish, Yes. hello, Hello. Ashish. Yeah. Yes, ma'am. Tell me. हेलो आशीष, I lost your voice. हाँ, मैं बोल रही देखा LRD में तो चैलेंज नहीं होता है क्योंकि उसमें तो उसके बाद रेंटल इनकम आ रहा है तो बैंकर इज श्योर अबाउट इट नो कि ठीक है मेरा LRD में पेमेंट सबसे बड़ा निकाल चैलेंज प्राइसिंग ही आता है. Challenge comes in case of a construction loan kind of a proposal where you know the project is stuck up for the reason that you know that the advance from payments are not coming, the advance from customers are not coming. Right. Okay. No, see, in that case, generally, उसमें क्या होता है कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में obviously you cannot when you go for a takeover, so obviously you cannot restructure that loan. So जहाँ पे कोई प्रोजेक्ट अगर stuck है, so you again have to approach NBFC only, you know, for such kind of projects. So you need to understand कि क्यों stuck हुआ है, whether you know generally क्या होता है अगर कोई premium segment में है product, it's not selling because कि वो 4 BHK है, 6 BHK है, या generally बहुत बार क्या होता है वो लोकेशन के हिसाब से that unit is not fit. जैसे suppose it's a mid market location and you're constructing a premium project. So you need to understand, you know, what is the reason that project is stuck. Sales क्यों नहीं हो रहा है उसमें? Because if it's something specific to the entire industry, you know, that can still be worked out. But अगर कोई borrower specific issues है, जैसे आपका product, if product is not matching as per the market, या उसका if there is a issue with the brand or construction quality का issue है, it will be difficult, you know, to take up such projects. Because ultimately, if I go to a bank, मेरा project ही नहीं बिक रहा है, you know, so why should the bank lend, you know, to that project? Or else कि ऐसा क्या हो जाएगा कि after 1 year. Most of the cases, Ashish, COVID has played a very big role where you know the sales has not been happening because of COVID also. COVID हो गया तो वही है कि सेल नहीं हुआ, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स जिस टाइम पे आना चाहिए था वो आ नहीं रहा, 6 महीने साल भर एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स नहीं आ रहा है. So that's how you know I personally feel most of the projects, especially in the resi space, are getting stuck there. But actually, COVID में especially जो जितने भी बड़े developers हैं, even mid developers, you know, they have actually cleared their inventory.
So बीट की वो थोड़ा प्राइसिंग कम करके कर दिए. There are many factors, you know, but in fact if you say inventory बहुत कम है अभी सारे बिल्डर्स का. So in fact new launches तो बहुत हो रहे हैं अभी मार्केट में. So That's that- for the big time developers. जो बड़े developers हैं उसका तो बन भी रहा है, बिक भी रहा है. But you know, a mid-sized developer or a new developer who's only done one project, trying to launch the other one, for those guys it's becoming a challenge. तो उन लोगों का क्या solution निकाल सकता है वो थोड़ा सा हम लोगों को from a NBFC perspective, from a fund perspective वो सोच. So उसमें से generally we can structure, you know, if we are confident कि he'll be able to sell, you know, we can go for a moratorium kind of structure. जब 2 साल का moratorium लेके वहाँ से we can, you know, reduce the loan amount a bit, you know, जैसे normally अगर eligibility 50-55 आ रहा है, then you can you know उसका थोड़ा सा we can look for a lower loan, but provided कि he should be able to complete the project. If you're not convinced कि वो project ही पूरा नहीं कर पाएगा, so then there is no point approaching. Yeah. So ultimately, once generally, struggling because of that, so we can rework on that. So that needs to be evaluated, you know, case to case basis. कि exactly what is the reason? क्यों नहीं बिक रहा है, उसका क्या reason है? But normally, if it's a decent project, you know, good location in cities like Bombay and cities like Bangalore, you know, so ऐसा नहीं हुआ कि उसका it can see हो सकता है कि 6 months की जगह 1 साल में बिके, but it will not happen कि he is not selling at all. Got it. You know, generally see जहाँ भी अगर you know अगर 40-50% काम पूरा हो गया and then if he's going for last mile funding, you know, so that loan can easily be repaid, you know, even with a 20-30% kind of unit sold. It's not even required, you know, that your entire project should be sold. So we can structure accordingly, you know, we can evaluate कि how, like what quantum of units he has to sell to repay the loan or to complete the project. ठीक है, anything else? Or can we wind up? Nothing from my side. Team, anything else which Ashish can give us clarity on? Not now, ma'am. I think you can connect with him personally also. Ashish, please the presentation एक बार share कर लीजिएगा. Yeah, So I shared in let the group. मैं group में share करूँ. Yeah, you can go ठीक है, through so this let one and us let me all know. review that. कुछ भी अगर query होगा, we will definitely get back to you. Definitely, sure. Okay. Sure. Thank you so much, Ashish. Yeah, Thanks for your time. Thanks everyone. Thanks for your time. Thank you, Ashish ji. Sure, yeah. Thanks everyone.